गुड मॉर्निंग। फ्राइडे का दिन, मेरे ख्याल से तीर आपने अपने तरकश में डाल लिए होंगे आज के लिए। कल कुछ रिज़ल्ट ख़राब की वजह से गिरावट रही कुछ शेयर्स में जिनको ख़रीदने का मौका है, और गिरते हैं तो और थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन आज मैं इंडियन मार्केट की बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा डाइवर्सिफिकेशन की, दुनिया की बेहतरीन सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट की, और वो है यूएस की स्टॉक मार्केट। तो हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो मेरी नज़र में यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन है जो हम कर सकते हैं, इंडिया में रहते हुए कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं। अब यूएस में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैंने आपको बता ही दिया, डाइवर्सिफिकेशन है कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को। वैसे भी बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कि अपने सारे अंडों को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टोकरी गिर गई तो सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, और इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर मार्केट वोलेटाइल है, मान लीजिए इंडिया में है और आपका इन्वेस्टमेंट यूएस में भी है, तो कम से कम वो उतार चढ़ाव, वो स्विंग से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े खेल के मैदान में, लार्जेस्ट प्लेग्राउंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जहां पर दुनिया की लार्जेस्ट कंपनियां ख़रीदी जा सकती हैं, जहां पर दुनिया की लार्जेस्ट कंपनियां लिस्टेड हैं। अब लार्जेस्ट कंपनियों का अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो एप्पल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, निविडिया, गूगल, इस तरह के कुछ नाम हैं जो आपके जाने पहचाने हैं, और आपको भी हसरत होती होगी कि हम भी इन कंपनियों में हिस्सा रखें, हम भी निवेशित हों इन कंपनियों में। तो एक तरीके से यूएस मार्केट वो भी मौका हमें देती है। वैसे भी आपने देखा होगा कि डाउ 500 या जो हमारा टॉप इंडेक्स है, हमारा टॉप इंडेक्स है यूएस का, 500 कंपनियों से, टॉप 500 कंपनियों से बना हुआ है, और इसका इंडेक्स फंड भी आता है, जैसे हमारा निफ्टी में आता है या अलग अलग सेक्टर्स में आता है। उसमें ज़्यादातर 11 सेक्टर्स हैं हमारे इस सेक्टर में हमारे। तो वही रियल एस्टेट, फाइनेंशियल्स या इस तरह के एनर्जी, तो वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम निवेशित हो सकते हैं, जहाँ हम निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो तरीका क्या होता है इनको ख़रीदने का, यहाँ पर अप्लाई करने का यूएस मार्केट में? नैस्डैक एक मेन अलग से इंडेक्स है जो मेनली आईटी कंपनी का है, तो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, और हम करेंगे उन 500 कंपनीज़ वाले इंडेक्स की बात करेंगे, जिसमें आज का मेरे ख्याल से 40,000 के करीब चल रहा है इंडेक्स, जो कभी मुझे याद आता है डेट 22 की बातें हैं, शायद 30,000 से नीचे था, 28-29,000 उस वक्त जब मैंने बाइंग किया था माइक्रोसॉफ्ट में, एप्पल में, गूगल में, जॉनसन एंड जॉनसन, J&J में, निविडिया का भी बहुत थोड़ा सा शेयर ख़रीदा था। लेकिन आज मैं पछताता हूँ कि अगर निविडिया के उस वक्त 10-12 ख़रीद लिए होते, 200 से कम का ही भाव था, आज 800 को पार कर गया है, 2 साल भी नहीं हुए। निविडिया ने तो हद कर दी है, बिल्कुल बुरी तरह से बढ़ गया है भाव। इसके बाद हम आते हैं कि हम अगर वहाँ करेंगे तो हमें
फ़ायदा क्या है, ये आप ख़रीदेंगे तो वो तो बड़े बड़े महंगे शेयर हैं। 83 रुपये की वैल्यू है यूएस डॉलर की, और 83 का मतलब है अगर कोई शेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट 400 के आसपास चल रहा है, या फेसबुक यानी मेटा जो है वो 200 को पार कर गया है, या न्वीडिया भी अब 250 टेस्ला 250 के आसपास है, तो कैसे करेंगे हम? एक शेयर का मतलब हुआ 83 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, काफ़ी महंगा हो जाता है। लेकिन घबराइए नहीं, खूबी यूएस मार्केट की ये है कि आप 100 रुपये में भी खरीद सकते हैं। यानी कि यूएस मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदने की परमिशन है। यानी कि अगर मेटा का 250 रुपये का शेयर है, या टेस्ला का 250 रुपये का शेयर है, $250 का शेयर है, सॉरी, हम रुपए की आदत पड़ी हुई है, तो $250 का शेयर है, लेकिन आप 1000 रुपया लगाना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये में भी टेस्ला का शेयर खरीद सकते हैं। वो बात अलग है कि 0.0 समथिंग या 0.00 समथिंग आएगा, वो बात अलग है, लेकिन ख़रीद सकते हैं। तो यानी कि ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतने महंगे मार्केट में हम किस तरीके से प्रवेश करेंगे? आराम से आप थोड़ा थोड़ा करके जोड़ सकते हैं। जैसे अभी मार्केट में देख रहा था कि कल मार्केट गिरा है 400 450 पॉइंट, हालांकि महंगा है, लेकिन अगर आपको शुरुआत करनी है तो कोई बुरा वक्त नहीं है। कम से कम आप 1-1 हज़ार या 2-2 हज़ार या 5-5 हज़ार 5-7 शेयर में लगा सकते हैं। जैसे 5 अगर हम टॉप के देखें तो एप्पल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, गूगल हुआ, और उसके बाद कोका कोला भी अच्छा है, कोका कोला भी बुरा नहीं है। टेस्ला भी आप थोड़ा सा ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में टेस्ला बढ़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी काम चल रहा है। और अगर ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बन गए तो फिर तो मुझे लगता है बल्ले बल्ले हो जाएगी, जैसे हमारे यहाँ अडानी जी की है। न्वीडिया कुछ महंगा है तो उसको ख़रीदने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। उसके बाद एक मेटा है, और अगर आप चाहें तो अपना ETF भी खरीद सकते हैं। 500 इंडेक्स का ETF भी खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो भी थोड़ा थोड़ा ख़रीदा जा सकता है, वो भी अलग से है, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के हिसाब से है। मेरे पास भी 2 हैं, काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी सस्ते हैं, मेरे ख्याल से 6-6, 7-7 डॉलर पर यूनिट के हिसाब से कभी लिया था, तो वो भी आप ख़रीद सकते हैं। अब कहेंगे कि ख़रीदें कैसे? ख़रीदने के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। HDFC बैंक सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, उसके बाद कोटक सिक्योरिटीज़ में प्रोविज़न है। आप सीधा ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो उसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता, लंबा चौड़ा पेपर वर्क नहीं है। और निफ्टी का गिफ्ट निफ्टी जो खुला है गुजरात में, वहाँ भी आप फॉरेन शेयर्स ख़रीदने का अकाउंट खोल सकते हैं अगर आप उधर चाहते हैं तो। अदरवाइज़ एंजल वन में भी प्रोविज़न है, और अप स्टॉक्स में भी मैं देख रहा था प्रोविज़न है। अदरवाइज़ एक और बेहतरीन शॉर्टकट भी है, अच्छी सी ऐप है, इंड मनी, जो मेरे पास भी है। इंड मनी से मैंने शुरुआत की थी। जब इंड मनी से मैंने शुरुआत की थी तो मुझे याद आता है कि कुछ पोर्शन एप्पल के शेयर का उन्होंने सिर्फ एक वेलकम गिफ्ट के रूप में दिया था। तो अगर आप इंड मनी के थ्रू जाते हैं तो देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ वेलकम गिफ्ट वहाँ पे ज़रूर होगा, जो शुरुआत करने पे, अकाउंट खोलने पे आपके खाते में आ जाएगा, और आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला फ़ायदे तो हैं यूएस मार्केट में ख़रीदने के लिए। आप बड़ी बड़ी कंपनियों के खेल के मैदान में एंट्री ले रहे हैं, आप डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, अकाउंट खोलना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स में पहला तो ये है कि आप इंडियन मार्केट से फेमिलियर हैं, आपको थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी यूएस के बारे में, यूएस मार्केट के फिर टच में भी रहना पड़ेगा कि कौन कौन से शेयर किस किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, या रिज़ल्ट्स के भी टच में रहना पड़ेगा। थोड़ा सा जो फॉरेन इन्वेस्टिंग के लिए कंप्लायंस होते हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं ही बता दूं आपको कि पहले तो $2,50,000 US तक आप आंख बंद करके ट्रांसफ़र कर सकते थे बिना
बिना हेजिटेशन के, बिना रुकावट के, विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 साल के अंदर $2,50,000 कर सकते थे। अब वो लिमिट घटा के गवर्नमेंट समझदार हो गई है। गवर्नमेंट ने देखा है कि लोग इंडिया का पैसा बाहर ले जाके बाहर सेटल हो रहे हैं या बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बाहर जाने की प्लानिंग है, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा TCS लगा के बढ़ा के 20% कर दिया है। यानी कि टैक्स अगर आप बाहर भेज रहे हैं पैसा 7 लाख रुपये, केवल 7 लाख रुपए से ज़्यादा अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप बाहर भेज रहे हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जिसको उन्होंने TCS का नाम दिया है। लेकिन ये आपका रिफंडेबल है। जो 20% है ये आपका 2 साल के अंदर अंदर रिफ़ंड भी हो जाता है, कि ये सहूलियत भी दी है। तो वो कोई मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा रिस्क है अगर आप थोड़ा सा पे ले सकते हैं। और हम जैसे, आप जैसे आदमी 7 लाख भी अगर 1 साल में कर देंगे, हमें तो लगता बहुत है, और धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो हम तो उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। मुझे लगता है कि हम 20, 30, 50 लाख हर साल ट्रांसफ़र कर सकें, क्योंकि हमें अपनी ITR जो इंडिया में भरते हैं उसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम ITR कितने की भरते हैं और कितना इन्वेस्टमेंट इंडिया में या कितने क्रेडिट कार्ड का यूज़ इंडिया में चल रहा है, कितना बाहर भेज रहे हैं। तो इनकम टैक्स वाले भी माइक्रोस्कोप लगा कर बैठे होते हैं आपके ऊपर। मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ रहा था जब मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, तो MSCI का जो इंडेक्स है वर्ल्ड का, उसमें 65% शेयर सिर्फ US का है, अमेरिका का है। दूसरे नंबर पे जापान आता है जो 8 के करीब है, 7.96 के करीब है। और अगर मैं पहले 10 देखूं, 10वें नंबर पे नीदरलैंड है 1.67 के करीब, और 9वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया को भूलूंगा नहीं। तो 2 पॉइंट समथिंग जो है ऑस्ट्रेलिया का, और बाकी बचे कुचे जिसमें सारे एशियन कंट्रीज़, इंडिया और बाकी दुनिया के कंट्रीज़ 5.76 में आते हैं। दुनिया के सारे कंट्रीज़, अमेरिका का हिस्सा 65% है। तो कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग मैदान है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, अगर आप चाहते हैं। आपका दिल अगर मजबूत है और आप चाहते हैं कि हाँ, मैं ये भी कह सकूं कि बाहर इन्वेस्ट करूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैंने अभी जब फॉरेन कंप्लायंस की बात की थी, रेगुलेशंस की बात की थी, टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स वहाँ पर इंडिया से ज़्यादा है, 25% के करीब है। अगर इस जुलाई से नहीं बढ़ा है तो मुझे 30 जून से पहले का डाटा मेरे दिमाग में है कि 25% होता है। लेकिन अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ पर है, वो आपको इनहेरिट करता है, आपको गिफ्ट करता है, तो कुछ नहीं लगेगा। और अगर आप ESOP लेते हैं, जो एम्प्लॉइज़ स्टॉक्स मिलते हैं, जो आप काम कर रहे हैं बाहर की कंपनियों में, आपको स्टॉक्स मिलते हैं, तो वो भी उस दायरे में नहीं आते हैं TCS के या $2.5 लाख वाली कैपेसिटी में, तो वो नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से अगर मिलता है तो खुशकिस्मत हैं आप, अगर आपका कोई रिश्तेदार है या कहीं से आपको मिल जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। और अगर इसके बाद कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।